नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल और मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुमित। नमस्कार। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा बेटर था। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो टैरिफ का बर्डन था वो थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि अब तक तो हम जीएसटी के रिफॉर्म पे खुश हो रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद टैरिफ भी 50% तो सस्टेन नहीं करेगा। अब वो नंबर घटने की उम्मीद लग रही है। बढ़ने की तो उम्मीद हमेशा ही रही है, लेकिन इस बार लग रहा है कि घटने की उम्मीद रहेगी। और ट्रम्प साहब का जो थोड़ा सा रुख था हमको लेकर थोड़ा आसान हुआ है। इसीलिए शायद इस पूरे हफ्ते ऑटो एंसिलरी या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां या वो कंपनियां जिनका यूएस में एक्सपोर्ट है वहां थोड़ा बहुत खुशी का माहौल रहा। प्लस आईटी में इंफोसिस ने थोड़ी बहुत खुशी दे दी बायबैक करके 1800 रुपए के दाम पर। तो यही सब इवेंट चलते हुए दिखाई पड़े। हालांकि इवेंट का अभाव है, अभी बहुत ज्यादा कोई बड़े ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट जो छोटे मोटे ट्रिगर मिल रहा है उसी पे बड़ा रिएक्शन दे रहा है। सो मित्तल साहब, क्या रीड कर रहे हो आप? सुमित, देखो इस समय ना, जो आपने बोला कि इवेंट का अभाव है, लेकिन हर हफ्ते ऐसा लगता है फ्राइडे को और सैटरडेज को कि इवेंट बहुत हैं। मतलब अब मैं अगर आपको इवेंट गिनाऊंगा तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे अगला वीक भी इवेंटफुल रहने वाला है। फेड की मीटिंग, अब उसमें इंटरेस्ट रेट कट आने की उम्मीद है, 25 बेसिस पॉइंट। वहाँ पर ऑलमोस्ट 90% 95% ट्रेडर यही मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आ जाएगा। लेकिन उसमें जेपी मॉर्गन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी। वो कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट कट आएगा तो अमेरिकन मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। रीज़न बीइंग कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी वहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप जी के न्योते पर। तो वहाँ पर अगर ट्रेड डील हो गई या कुछ पॉजिटिव हो गया तो ठीक, नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उनके जो ट्रंप साहब के जो दूसरे लोग हैं कैडर के, वो अभी से इस तरह की बाइट दे रहे हैं ताकि उनके देश में ख़राब ना हो इमेज कि अगर अगर इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो वो पहले से बोल रहे हैं ताकि मामला लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। तीसरा, एडवांस टैक्स के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे Q2 के, तो उससे कुछ क्यूज़ मिल जाएंगे आपको कि Q2 अर्निंग्स कैसी रहने वाली हैं। चौथा, एक 17 तारीख के आसपास ना यूरोपियन यूनियन ने कह रखा है कि इंडिया को लेकर वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। ट्रेड डील का नहीं होगा वो, लेकिन दूसरी चीज़ों को लेकर अनाउंसमेंट होगा। वो दूसरी चीज़ें क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। उन्होंने पॉजिटिव साइड को लेकर बोला था, मतलब उसमें कोई नेगेटिव टोन नहीं थी। तो ये चार चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट को काफ़ी हद तक घुमा सकती हैं। तो इस पूरे हफ्ते में मित्तल दो तीन चीजें हुई, जिसमें शुरुआत में करूंगा आईटी से, क्योंकि आईटी ने टोन सेट करी है इस हफ्ते की तेजी की। तो आईटी में भी इंफोसिस, आपके पास मतलब भारी भरकम नकदी है और उसका इस्तेमाल आप एआई की बजाय बायबैक में कर रहे हो। तो ये डिबेट पूरे हफ्ते चलती रही कि क्या उनको बायबैक करना चाहिए था या इनोवेशन पे पैसा डालना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी सेक्टर में जो कि बहुत इनोवेशन पे काम करता है। सो ये जो डिबैकल है इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? किस तरफ सही थे वो? क्या बायबैक सही था या उनको सही में एआई में पैसा डाल देना चाहिए था? देखो सुमित, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि इन्फोसिस के पास जो पैसा पड़ा हुआ है ना, अब वो इससे बेहतर कुछ यूज़ का है नहीं, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए बचा है। अब आपको अगर एआई की इनोवेटिव कंपनियां चाहिए तो आपको चाइना जाना पड़ेगा या अमेरिका जाना पड़ेगा। इंडिया में तो कोई कंपनी बाय करोगे नहीं आप। और अमेरिका में जो वैल्यूएशंस है ना एआई कंपनीज की, वो इतनी ज़्यादा है। आप देखो ओरेकल का शेयर, 2 दिन में उसने मिरेकल किया और वो पहुंच गया, उसके प्रमोटर को पहुंचा दिया नंबर 1 अमीर पर। अब आप अगर कोई भी कंपनी, छोटी भी कंपनी वहां पर पकड़ोगे ना, तो आपका जो कैश है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब 45,000 करोड़ रुपए का बुक्स में कैश पड़ा हुआ है इनके इन्फोसिस के। अभी यहाँ पर कम से कम 18,000 करोड़ दिखते हैं। वहाँ जब इनको बिलियंस डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाओगे तो इनको एक छोटी सी कंपनी मिड साइज़ की भी ढंग की नहीं मिलेगी। और उसमें भी वो इनोवेशन वाला रिस्क कि आपने सारे पैसे एक कंपनी पर लगा दिए इनोवेशन के नाम पर, और वो उनके, ये एक ऐसा स्किल वाला मामला है। मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 5 ऐसे बंदे थे जो सुपरस्टार थे जिनकी वजह से कंपनी चल रही थी। वो इन्फोसिस के बाय करते ही पता लगा जी वो 5 नौकरी छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना दूसरा स्टार्टअप बना लिया। तो इन्फोसिस उन 95 लोगों के साथ क्या करेगी? तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है एआई की कंपनीज को एक्वायर करने की, अगर कोई कंपनी इंडिया में है तो ठीक, बाय कर लो। लेकिन अगर कोई अमेरिका और चाइना में है तो शायद मुश्किल हो जाएगा। चाइना की कंपनी तो कोई एक्वायर करना नहीं चाहता,
क्योंकि उनको डर नहीं लगा तो रहता फिर है। इसका ये भी तो रिस्क है कि आप आज जिस कैश के ऊपर बैठे हो ये सोच के कि ये आप इसको इस्तेमाल बायबैक में कर लो, आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी खत्म कर देगा ये आपकी, तब आप क्या करोगे? तब तो ये कैश भी नहीं बचेगा। हाँ, देखिए, अब अगर आपके पास बायबैक के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये देख सकते थे कि इंडिया में जो आईटी की कुछ अच्छी कंपनीज हैं, आप उनको देख सकते थे बाय साइड पर। आप दूसरे छोटे देशों में कहीं पर फॉर एग्जांपल आप अपने वर्टिकल को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो। दुनिया जो जिन्होंने कभी जीवन में सेमीकंडक्टर चिप पर काम नहीं किया, वो सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं। आप तो टेक्नोलॉजी के गुरु थे, आप उस सेगमेंट में क्यों नहीं उतरे? कोई भी आईटी कंपनी नहीं उतरी, आप देखो सारी जो नॉन आईटी कंपनी है वो सारी सेमीकंडक्टर चिप बना रही हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा शायद सोचते तो शायद शेयर होल्डर ज़्यादा खुश होते। इसीलिए आप देखो कि बायबैक की अनाउंसमेंट से एक दिन चला शेयर, 2 दिन चला शेयर, पहला दिन बायबैक पर चला, दूसरा दिन ट्रंप के ट्वीट से चला, तीसरे दिन के बाद से सब चीज़ें फुस। बायबैक के पहले दिन भी नहीं चला जब अनाउंसमेंट था, यानी कि बुधवार को भी नहीं चला, और माफ़ कीजिएगा बृहस्पतिवार को भी नहीं चला, और शुक्रवार को भी। मतलब मैं इसको चलना नहीं बोलता कि आपने 1800 रुपये के बायबैक को आपने अनाउंस किया और आपका शेयर 1% पहले 2% गिरा था, फिर 1% रिकवर हो गया, उसको चलना नहीं बोलेंगे। खैर ये एक बड़ा ट्रिगर था इन्फोसिस का, लेकिन पैसा मूव हुआ है इस पूरे हफ्ते में। हाँ। ऑटो से मूव होके वो आईटी की तरफ गया है, जहां ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग आई है। ऑब्वियसली बात है, एक जबरदस्त तेजी थी तो प्रॉफिट टेकिंग आनी थी, लेकिन वहां से निकल के पैसा आईटी की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ा है। यहां से अब गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन में पेंट एंड रिलायंस, ये दो ऐसी चीजें लग रही है जो बहुत सही दाम पर खड़ी हुई है। कैसे देख रहे हो आप इन्हें? सुमित, ये तो दोनों ऑफ कोर्स, रिलायंस देखो, जिस तरह से मैं उनकी एक वैल्यूएशन देख रहा था, रिलायंस की वैल्यूएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब उनके हर बिजनेस की वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग है। और अब तो वो देखो, रिलायंस भी मतलब एआई पे सोच रहा है, जिनका कभी जीवन में आईटी से खास लेना देना नहीं था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी आईटी कंपनियां क्यों नहीं सोच पाई, एआई पर नहीं सोच पाई। आप दूसरी टेक पर ही कुछ सोच लेते। कोई इतनी तरह की चीज़ें हैं टेक में, वहाँ पर सोचा नहीं है। तो ये थोड़ा सा फेलियर है हमारी आईटी कंपनीज़ का। लेकिन रिलायंस ऑफ कोर्स देखिए, वो हर चीज़ को सोचता है, और वही उसकी अच्छी चीज़ है, जिससे कि निवेशकों को वो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आप मुझे क्यों नहीं सोच रहे हो। यही रिलायंस की अच्छी चीज़ है। और पेंट कंपनियों की तो अब देखिए, मानसून का वो जो फ्लो था वो अब फिलहाल रुकता हुआ दिख रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि रिवाइवल आएगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। और जो बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से जो घर की आउटर ख़राब हो गए हैं, अब दोबारा लोग थोड़ा पेंट वेंट करा लेंगे। अगर स्टॉक मार्केट चल गया तो लोगों की पॉकेट में थोड़ा कैश भी आ जाएगा। तो थोड़ा होता है ना कि अगर पॉकेट में 50,000 आ गए तो फिर घर की सूरत हाल थोड़े बदलने लगते हैं लोग। तो चलो ठीक है, पेंट ही करा लो, 50,000 रुपये में पेंट हो जाएगा। तो वो सिचुएशन शायद आ जाएगी। नहीं तो अभी जो सेक्टर मुझे लग रहा है ना कि जो थोड़ा डिसेंट बाय साइड पर है, डिसेंट ठीक साइड पर है, उसमें एक तो दिखता है लिकर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत धुलाई भी हो चुकी है पहला, और दूसरा हो गया सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इनका आमतौर पर अच्छा ही होता है। यहाँ से एक्सटेंडेड टाइम शुरू होता है, विंटर शुरू होता है, तो इनके लिए ये थोड़ा बेटर टाइम रहता है। एक इसके ऊपर अदरवाइज नजर रखी जा सकती है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज साल का लो काट रहा है, सो हो सकता है सेकंड हाफ इनके लिए थोड़े बेटर होते हुए दिखाई पड़े। एक पार्ट ये है। दूसरा, एक एनबीएफसी में आप देखो बजाज फाइनेंस वर्सेस बाकी में एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। बजाज फाइनेंस अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है, लेकिन एलआईसी हाउसिंग शेयर अपने साल के लो काट रहा है। सो खराब क्वालिटी वो भी नहीं है। सो हो सकता है एनबीएफसी में जो पैरिटी है वो थोड़ी सी मैच होते हुए दिखाई पड़े। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सुमित, देखो, इसमें एक चीज़ है कि जब जब आपके बैंक्स नहीं चलते, तब 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 जो होता है एनबीएफसी चलती हैं, खासतौर से उस सिनारियो में जहां पर कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा हो। तो इंटरेस्ट रेट कट का जो सिनारियो शुरू हुआ था, उसमें जो हमारे बैंक्स थे, उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे वो टॉप आउट होने की बात हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको 6 महीने एडजस्टमेंट करने में लगते हैं। वो जो 6 महीने का एडजस्टमेंट है, उसका फ़ायदा उठाकर ले जा रही हैं सारी एनबीएफसीज, क्योंकि उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो तुरंत कम हो गई। और जो बैंक्स की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एफडी का पैसा लेते हैं और एनबीएफसीज बैंक से पैसा लेती हैं। तो वो तो सीधे पहुंच जाती हैं कि जी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आप हमें पैसा दो सस्ते में। लेकिन बैंक कैसे जाए? आपकी एफडी चल रही है 2 साल की, अब वो आपका 2 साल तक वेट करेगा, उसके बाद आपकी नई एफडी जो करेगा वो कम रेट पर करेगा। तो बैंक को थोड़ा सा ट्रांजिशन में टाइम लगता है, इसलिए उनके एनआईएम्स अभी तक हाई जो लग चुके थे पहले, वो हाई चल रहे हैं।
अब उनके धीरे धीरे मुझे लगता है कि Q2 भी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा बैंक्स का, लेकिन Q3 से फिर बैंक्स की अच्छी रिकवरी आएगी, और Q3 से फिर जो NBFC का जो प्रीमियम अभी तक चल रहा था वैल्यूएशन वाला, वो थोड़ा सा मुझे लगता है फिर सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं तो बैंक्स से ये एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस की तेजी ये साइन नहीं दे रही आपको कि फेस्टिवल सामने खड़ा है हाँ और बिल्कुल। प्राइसेस नीचे आ गए हैं, और प्लस ये गवर्नमेंट का जीएसटी कट्स एंड ऑल से हम्म। डिमांड रिवाइव होनी चाहिए। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड आएगी, तभी कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस की डिमांड आएगी, और बिल्कुल। वो नया हाई काट रहा है। सो अब मुझे लग रहा है कि शायद ये ईएमआईएल या ये जितनी भी वो स्टोर्स वाली कंपनियां इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स हैं, वो कंपनियों के ऊपर एक शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ना, क्योंकि फेस्टिवल टाइम उनका शुरू होने जा रहा है। और दूसरा, एक अदानी ग्रुप वापस धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रहा है। आप देखो, अदानी पोर्ट पिछला हफ्ता चला, अदानी पावर चला, वो बिल्कुल। भूटान के प्रोजेक्ट के बीच में। सो लग रहा है कि यहाँ अदानी ग्रुप में भी अब धीरे धीरे पिक एंड चूज करने लायक सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर भी बहुत कुछ होने लायक नहीं है, और सीमेंट में एसी से अंबुजा तो ऐसे ही बेचारे लेटे पड़े। सो हो सकता है यहाँ पर कुछ हद तक बाइंग आती चीजें दिखाई पड़े। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सुमित, देखिए, जो कंपनियां, जैसे हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि जो अपने को ऐसे शांत पीरियड में अपने को फंडामेंटली स्ट्रांग करती रहती हैं इंटरनली, वो कंपनियां जब मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होता है, सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, तो सबसे तेज वही चलती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए 10 कंपनियां हैं, 10 में से 5 कंपनियों ने ऐसे खराब माहौल में जो पिछले 1 साल चला उसमें खराब नतीजे दिए, तो मार्केट ने उनको पनिश भी कर दिया, उनको साइड में कर दिया। जिन कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए उनको भी मार्केट ने पनिश किया, थोड़ा कम पनिश किया, लेकिन साइड में उन्हें भी कर दिया। अब जब भागने की बारी आएगी तो आप किसको देखोगे? जो खराब बच्चे थे, जो खराब रिजल्ट लेके बैठे हैं, या जो अच्छे रिजल्ट लेके बेचारे पिटे हुए बैठे हैं, उनको देखेंगे। तो इस समय मुझे लग रहा है कि वो स्टूडेंट सबसे आगे तेज दौड़ेंगे जिनके रिजल्ट ठीक ठाक थे, आउटलुक ठीक है, और जो पिट गए बिना फालतू के, तो वो शायद मुझे लगता है वो बाहर आएंगे। आप अदानी ग्रुप की जो बात कर रहे हो, आप अभी Q1 के ही रिजल्ट्स देख लो, सभी में उनके टर्न अराउंड हुआ था। 70% अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का प्रॉफिट बढ़ा था, अदानी ग्रीन में भी कुछ इसी तरह का था। तो सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो डिस्पैरिटी चल रही है रिजल्ट वर्सेस शेयर, वो शायद अगर सेंटीमेंट ठीक हुआ तो कम होती हुई दिखेगी। अगले हफ्ते के लिए वो 3 आईपीओ भी लिस्ट होने वाले हैं। तो उसमें एक तो हाउस ऑफ मंगलसूत्र है। सुना था क्या आपने इससे पहले कोई ऐसा आईपीओ? या आईपीओ तो आप ही देखते हो, मैं तो आईपीओ मतलब रेयरली देखता हूँ। आपने ऐसी कोई कंपनी सुनी थी जो मंगलसूत्र बनाती है? मंगलसूत्र? हाँ। ये पहली देखो कंपनी, देखो, मतलब जब शादी हुई थी तो एक ही बार यूज किया था, उसके बाद तो यूज करा नहीं। करके देखिए। जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा पता करने की। तो नहीं, कल मैं कंपनी मैनेजमेंट से बात कर रहा था। ये यूनिक मॉडल है, B2B में काम करते हैं। सारी जितनी बड़े कंपनियां, टाइटन से पीसी और थंगामाइल और जितनी बड़ी ज्वेलरी कंपनियां हैं, वो इनसे मंगलसूत्र खरीदते हैं। और सिर्फ मंगलसूत्र का मार्केट 17,500 करोड़ का है, जो अगले अच्छा 5 साल में 32,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। अच्छा। मतलब सोचो मतलब आप, इंडिया की मतलब कल्चर क्या है। एक आदमी ज्यादा शादी करेगा, यहाँ भी एक्सपेंशन आ रहा है नहीं, नहीं, यार। नहीं, नहीं। मैंने उनसे पूछा, तो उनका ये कहना है कि हमने क्या किया, हमने ओवरसीज मार्केट एक्सप्लोर करी। अब अच्छा। क्योंकि इंडियंस पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया और इंडियन कल्चर को पिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से मंगलसूत्र की डिमांड अच्छी आ रही है। प्लस लोग ना एक नहीं, 3-3 तरह के, 4-4 तरह के मंगलसूत्र रखते हैं। एक पार्टी के हिसाब से अलग, नॉर्मल के लिए हिसाब से अलग, रोजमर्रा के काम के हिसाब से अलग। तो ऐसे करके नया नया ट्रेडिशन आ रहा है। सो एक नई चीज कल मैंने वहां सुनी, समझी, मैंने कहा क्या ही हो रहा है। और दूसरे बाकी 2 आईपीओ में एक आने वाला है, वो अर्बन कंपनी। मतलब हम सब हाँ जानते ही हैं, अर्बन कंपनी तो सबके घरों का हिस्सा है। उसका आईपीओ भी है, जो बढ़िया डिमांड वहां पर ऑलरेडी आते हुए दिखाई पड़ रही है। 30 गुना के आसपास सप्लाई हो चुका है। और तीसरा एक और देव एक्सेलरेटर का भी आईपीओ है, लेकिन सच कोई अभी एक्साइटमेंट वाला तो आईपीओ नहीं है। अर्बन कंपनी था लास्ट जो हो गया है। अब लेट्स सी आगे ओयो का आईपीओ आने वाला है, तो वहां क्या प्राइसिंग और क्या डिटेल आती हुई दिखाई पड़ती है। बड़ा मुस्कुरा रहे ओयो के नाम से, अरे नॉर्मल होटल है वो। देखो, ओयो को लेकर तो वैसे ही लोग मुस्कुरा जाते हैं, और उसका मतलब ही बदल दिया है तो। नहीं नहीं, लेकिन नॉर्मल होटल की इवैल्यूएशन उसे मिलेगी, कोई प्रीमियम उसमें नहीं आ रहा इस चीज का, उसके आप टेंशन मत लेना। खैर, तो वो एक बार आईपीओ गोइंग फॉरवर्ड आने वाला है। लेकिन और हाँ तो ऐसा कुछ इस हफ्ते होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। कोई ऐसी कोई बड़ा ना स्टॉक था। ओला भी इस बार थोड़ा शांत होकर बैठा रहा।
बहुत चल चुका है, थोड़ा रेस्टिंग पीरियड के अंदर वो भी कामकाज कर रहा था। एक ओरेकल फाइनेंशियल, ये बहुचर्चित रहा था इस पूरे हाँ, हफ्ते में, वो भी ये तो पेरेंट बहुत। और इंटरेस्टिंग। देखो मित्तल, उन्होंने अपना शेयर तो भगा लिया और बोल दिया इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। खत्म। देखो ये, देखो मैनेजमेंट से आप पूछने जाते हो कि सर आपके साथ एक्विजिशन की खबर चल रही है, सुमित हमें 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, वो कभी नहीं बोलते कि हाँ जी चल रही है। वो बोलते हैं ये सब मार्केट स्पेकुलेशन है, र्यूमर है, हमें नहीं पता, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन आता है कि जी कंपनी बिक गई। अब आप ओरेकल से अगर उनकी पेरेंट कंपनी से पूछोगे कि इंडिया पे क्या असर होगा, तो वो बोलेंगे नहीं जी, हाँ इनका क्या असर होगा, कुछ नहीं, हमने तो गाइडेंस पेरेंट कंपनी की दी है। लेकिन भाई आप एक चीज सोचो, अगर आपकी पेरेंट कंपनी अच्छा करेगी, अब अगर एक फैमिली में पिताजी अच्छा करते हैं तो इम्पैक्ट तो बच्चों पर भी आता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पिताजी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो तो ये तो कहना ही, मतलब उनके मालिक नंबर 1 अमीर हो गए, उनकी कंपनी टॉप पर आ गई, अब वो बोल रहे हैं कि इंडियन सब्सिडरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये खुद सोचो कि मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही। क्या? अच्छा, एक सेक्टर और जो इस बार ही चला वो था मेटल। अब देखो ना, हिंदुस्तान कॉपर टॉप गेनर्स में एफएंडो के इस बार। हाँ, इसके अलावा एनएलसी इंडिया बढ़िया चला। सो वैल्यू बाइंग कहोगे या वो चाइना इफेक्ट कहोगे? मुझे तो लगता है चाइना इफेक्ट ही है, क्योंकि कॉपर हमेशा मेटल का तो सारा प्ले चाइना से ही होता है। तो मैं कल देख भी रहा था, इनफैक्ट स्क्रीन पर मेरी लगा हुआ था कि हिंदुस्तान कॉपर बड़ा शांत क्यों चल रहा है। और आज मैंने जब मॉर्निंग में आकर देखा तो वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में था। वो इवनिंग में मैंने देखा तो 11% ऊपर आ गया था, 278 279 पर आ गया था। कल मैं देख रहा था तो वो 248 चल रहा था। जबरदस्त जंप कॉपर में देखो होना ही है। अब जब सारी ट्रेड डील, सारा जियोपॉलिटिकल सब थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, कॉपर ही चलेगा। और कॉपर चलेगा तो कॉपर का ये शेयर, हिंदुस्तान कॉपर चलना ही है। सिल्वर वैसे भी, भी रेयर अर्थ को लेकर सिल्वर भी बात हो रही है। इवन सिल्वर भी अगर चलता तो हिंदुस्तान जिंक आ जाएगा, दूसरा नाम वो भी बिल्कुल, बड़ा कॉपर और जिंक का। तो हो सकता बिल्कुल। है वो अभी सुमित तेजी एक आए। चीज और, एक ये जो वर्ल्ड मार्केट की वैल्यूएशन में ना, इंडिया अभी भी सेकंड पायदान पर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा देखना, 24 के पी मल्टीपल पर, मतलब जो पी मल्टीपल चल रहा है, यूएस अभी भी सबसे महंगा चल रहा है 26 27 के पी मल्टीपल पर। अभी भी चाइना, ब्राज़ील, जापान ये मतलब चले हैं, जब भी ये 15 तक के पी मल्टीपल पर हैं। तो मेरी जो बात हो रही थी आज, अभी पीछे आनंद राठी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चेतन सर से, तो वो बोल रहे थे थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट तो है, लेकिन इंडिया प्रीमियम कमांड कर लेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ बताओ, आपने क्या रीड किया, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़? नहीं ना, इस बार के लिए जो नंबर्स में कुछ बहुत एक्साइटमेंट तो कहीं नहीं है। डेटा भी बिल्कुल शांत शांत है। ऐसा कुछ नया मजेदार चीज आ नहीं रही है। बाजार हल्का है। आगे के लिए ट्रिगर है नहीं। कंजम्पशन के शेयर चल चुके हैं। फेस्टिवल कोई वेट करेगा। एडवांस टैक्स के नंबर से रीड करेंगे कैसे कैसे नंबर आते हैं, उसके हिसाब से काम होगा। हाँ, ये एक लग रहा है कि जो एक एंसिलरी है, वैल्यू चेन है कंज्यूमर डिस्क्रिशन के, वो जरूर चल सकते हैं। जैसे कि ये बजाज फाइनेंस आज चला है, ऐसी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के जितने शेयर होंगे वो चलते हुए दिखाई पड़े। ठीक है। तो सुमित, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब देखते हैं और अगले हफ्ते ट्रम्प साहब और हमारे गोयल साहब क्या करते हैं। गोयल साहब जा रहे हैं अमेरिका, कुछ उम्मीद कर रहा है मार्केट, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें हैं, स्टॉक मार्केट वालों की नज़रें हैं कि वो कुछ अच्छी खबर दे दें वहाँ जाकर इस बार। तो लेट्स सी। बाकी एडवांस टैक्स के आंकड़े और वो जो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम एक अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया को लेकर पॉजिटिव, लेट्स सी क्या करते हैं। फेड की मीटिंग से इंटरेस्ट रेट कट का ऑफकोर्स क्यूज़ मिलेंगे हमें, तो उसका भी देखते हैं क्या कुछ इम्पैक्ट होता है करेंसी मार्केट पर, डॉलर इंडेक्स पर और अन्य जो कमोडिटीज़ हैं उन सभी पर। तो करें फाइनल फिलहाल के लिए चार। बहुत है। ठीक है। तो ठीक है सुमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम मुंबई। और फिलहाल अब मार्केट मसाला को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।